अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हमारा पाकिस्तान। मैं सना कहवान। प्रोग्राम में आज मेरा साथ देंगे मुर्तज़ा डार साहब, फैसल शकील साहब, सुहेल भट्टी साहब और तारिक मतीन साहब। आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सियासी जोड़ तोड़ की सियासत के साथ साथ वफादारियाँ तब्दील होने का सिलसिला भी जारी है। माजी के सियासी इत्तेहादियों के मज़े तो साथ थे, मगर मुल्की मसाइल और ज़ाती मुफाद के साथ बयानिए इस वक्त अलग होना शुरू हो चुके हैं। कोई यहूदी एजेंट की सियासत का सहारा ले रहा है तो कोई बुजुर्गों की सियासत को तनकीद का निशाना बना रहा है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पुराने सियासतदानों का इरादा खिदमत नहीं बल्कि एक दूसरे से इंतकाम लेना और हिसाब लेना है। पीडीएम हुकूमत में भी इत्तेहादियों की तवज्जो ज़ाती दुश्मनियों पर ही थी, इसीलिए कामयाब नहीं हो सके। लिहाजा अब बुजुर्ग सियासतदान घर बैठ जाएं, नौजवानों के लिए दुआ करें। जी हाँ, दूसरी जानिब जरदारी की खामोशी बड़ी मानी खेज है कि वो मौलाना की तनकीद के बावजूद कोई भी बयानबाजी से गुरेज कर रहे हैं। किसी भी किस्म का बयान जरदारी साहब की जानिब से नहीं आया है, मगर बिलावल भुट्टो जरदारी एक के बाद एक जलसा कर रहे हैं और जलसे की सूरत में वो इस वक्त आवाम में उतर चुके हैं। सबसे पहला सवाल मुर्तज़ा डार साहब आप ही से मैं पूछ लेती हूँ। बिलावल भुट्टो का बुजुर्गों की सियासत पर तनकीद का नैरेटिव दुरुस्त है? देखें जी, उनको उसका जवाब मिल गया। मौलाना साहब ने उनको कहा है कि जी तकरीबन यही अल्फाज थे शायद उनके कि बेटा पापा को बुला के लाओ, किसी बड़े को बुला के लाओ। ऐसे ही कोई बात की उन्होंने, या उन्होंने गालिबन चले, और मैं जो मुझे याद आते हैं अल्फाज उसका आपसे इज़ार ख्याल कर लेता हूँ। उन्होंने मेरा ख्याल है कहा था कि बच्चों का काम नहीं है सियासत, तो इसका यही मतलब निकलेगा ना कि किसी बड़े को बुला के लाओ। तो उन्हें तो बड़े भी बर्दाश्त नहीं, कहानी तो यही है। को भी कहते थे सियासत नहीं आती। कहानी यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सियासत है वो वहीं की वहीं रह गई जहाँ पे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई। जरदारी साहब आए, इलेक्शन आए, हुकूमत बनाई, और उसके बाद पीपल्स पार्टी का जो उन्होंने हशर नशर किया, जिस दौर में ये पंजाब की जमात कहलाती थी, अब वो पंजाब तो बहुत दूर की बात है, अब उनको लाले पड़े हुए हैं कि वो सिंध की जमात भी अपनी बना के कायम दायम रख सकें। बिलावल के जलसे जुलूस का सिलसिला जारी है, और उनके पास मसला ये है, सबसे बड़ा इस वक्त उनके पास जो मसला है कि बयानियाँ नहीं है। उनके पास कोई नैरेटिव नहीं है, जिसको मंजन कहते हैं कि जी आप आवाम में जाएंगे, जलसागाह में खड़े होंगे, तकरीर करेंगे, लोग सुनेंगे, माइल हो जाएंगे, टीवी पे ब्रॉडकास्ट होगी। टीवी वालों को भी पता है कि यार वो तकरीर आनी है, उसको कट करना है थोड़ी देर के लिए, 5, 7, 8, 10 मिनट दिखाना है, उसके बाद बिलावल जाएंगे और उसके बाद हम अपनी रूटीन की खबरों में लग जाएंगे। यानी कि उन जलसों में देयर इज़ नथिंग टू सेल, देयर इज़ नथिंग ही कैन टॉक अबाउट। अब वो कह रहे हैं जी बड़ों की सियासत, ये बयानिया आपका, तो बड़े किसके थे? कहीं और के थे बड़े, वो आप ही के बड़े थे। आपने वालिद साहब से पूछें, अपने वालिद साहब की अकाउंटेबिलिटी करें। आप पार्टी के चेयर हैं, एक्शन लेना। अब आपके अब्बा हैं खामोश, वो खामोश तमाशाई बने हैं। बिलावल के जवाब में मौलाना ने जवाब दिया, आपके अब्बा ने कोई जवाब नहीं दिया, वो खामोश है। उन्होंने रोटी कपड़ा मकान के अलावा सड़कें बनाने का भी बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि हम पता नहीं क्या क्या दावे किए। कल मैं सुन रहा था वो दावा कर रहे थे कि अमेरिका से डॉक्टर्स पाकिस्तान में आके काम कर रहे हैं। ये तो वादा इमरान खान का था, पूरा हमने किया। शहीद का ख्वाब था ये बीबी का। तो पहले तो उनके नाना ने रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया, फिर उनकी वालदा ने लगाया, अब ये लगा रहे हैं। भाई किसी नस्ल से कहीं पे तो कोई भूल चूक हुई है कि नहीं हुई? तीनों नस्लें आपकी एक ही नारा लगाती आ रही हैं, अब भी वो खड़े होकर वहीं पे वही नारा लगा रहे हैं। अपनी जिस तरह वो तकरीर करते हैं, जिसमें अक्सर वो वो कहते हैं कि जी मैं भूल जाता हूँ, मुझे उर्दू सही से नहीं आता। तो कहने का मकसद ये भाई कि नो वन इज़ बाइंग योर आर्गूमेंट, नो वन इज़ बाइंग योर नैरेटिव। ये 16 महीने अब मुल्क के वफाकी वज़ीर खारजा थे, ये क्या करके गए हैं आप तो महंगाई मार्च कर रहे थे, उससे कबल आप जब आए हुकूमत में आपने आगे कहा कि जी हम खात्मा करेंगे ऐसी तमाम तर जितनी भी मुश्किलात हैं। दूसरे जाने 35 ममालिक का दौरा कर लेते हैं वज़ीर खारजा होते हैं तो बिल्कुल उन्होंने दौरा किया, और उसके ऊपर देखें, उसके ऊपर अक्सर उस दिन भी प्रोग्राम में लोग नैरेटिव देते जी वज़ीर खारजा हैं वो, तो वो बाहर नहीं जाएंगे तो कहाँ करेंगे? तो उसका जवाब मैंने आपको याद दिया था कि वज़ीर मादनियात को फिर ज़खायर पे खड़ा होना चाहिए, वज़ीर रेलवे को रेलवे स्टेशन पे खड़ा होना चाहिए, और वज़ीर दिफा को सरहद पे होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट क्लियर है डार साहब आपका। मैं तारिक मतीन साहब आपसे सवाल कर लेती हूँ। जरदारी साहब की खामोशी बड़ी मानी खेज है, ऐसे में कोई बयान नहीं आ रहा अभी जरदारी साहब की जानिब से। क्या वजह है कि किसी न किसी तरीके से अपने बेटे की सियासत से वो इख्तलाफ कर रहे हैं, या फिर उनकी खामोशी के पीछे कोई एक तूफान है जो कि छुपा है इस टाइम? देखिए, जरदारी साहब जो हैं वो अब निकलेंगे, नजर आएगा बलूचिस्तान की जानिब भी। अच्छा। और खैबर पख्तूनख्वा की जानिब भी। तो वहां का उनकी जमात के वो लोग जैसे समीर हसन गिलानी का हमने मुद्दा देखा पीपल्स पार्टी में, इस्तेहकाम पार्टी में, अब नून लीग में, तो वो लोग जो जरदारी साहब को मिलने थे या तय हुआ था कि आपको और पीपल्स पार्टी वो नहीं मिले, तो जरदारी साहब जो है वो
कि अपनी रॉड के साथ निकले। आप मुझे सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल तारिक साहब। तो जरदारी साहब अपनी फिशिंग रॉड के साथ निकलेंगे, और जो मौक़िफ़ है जरदारी साहब का, वो अभी आप थोड़ा सा, जरदारी साहब ने अपने जो है वो सीने से लगा के रखे हुए हैं, वो आपको मिलते अभी देखने को। जरदारी साहब अपने कार्ड शो करेंगे और सियासत पे इस वक्त हो रही, क्योंकि बयानिया किसी के पास भी सिर्फ पीपल्स पार्टी का मामला नहीं, बयानिया के पास नहीं है। 18 सितंबर बयानिया का इजहार मियां ने किया था, वो बयानिया उसकी ने ऐसे तय किया और पतलून की में रख लिया, क्योंकि शहबाज शरीफ फौरी तौर पे गए थे और जाके उन्होंने कहा था कि ये बात नहीं करनी, और उसके बाद मियां साहब ने मामला अल्लाह पे छोड़ दिया। और हाथ जोड़ने पड़ गए। उसके बाद वो बयानिया बस रहमान साहब के पास क्या है, तो रहमान साहब के पास भी हमने देख लिया कुछ नहीं। बयानिया जिस के पास है उस जमात को इजाजत नहीं है, उस जमात को 14 अगस्त को भी पर्चा कर निकलने की इजाजत नहीं है, 6 सितंबर को भी इसराइल के खिलाफ मुजाहिरा करने की जमात को इजाजत नहीं है, उस जमात को मरी में चंद बच्चों को नारा लगा की इजाजत नहीं है। हम जमात लोगों को यहाँ के गाड़ी में गिरते हुए देखा है। तो एक जमात के पास बयानिया है, जिसके लोग हैं, जिसके पास वोटर है। बाकी जमातें जो उनका इस वक्त हमें एक मौक़िफ़ नजर आ रहा है कि वो जो है वो 9 मई वाले, हम 9 मई वाले हैं, या फिर हम बात करिए। ठीक है तारिक साहब, पॉइंट आपका भी क्लियर है। सुहेल साहब, मैं आप ही से पूछ लेती हूँ, बिलावल भुट्टो जरदारी लोगों को वोट के लिए मोबिलाइज कर रहे हैं, ये कोशिश में कामयाब हो पाएंगे या सिंध में ही फिलहाल अच्छा वोट बैंक निकाल पाएंगे? सना देखिए, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आइंदा इलेक्शन से मुतल्लिक अपनी तैयारियों का सिलसिला शुरू किया, तो आपको अगर याद हो तो सबसे पहले उन्होंने अपनी डिजिटल टीम पर फोकस किया। डिजिटल मीडिया से मुतल्लिक उन्होंने एक टीम तश्कील दी प्रोविंशियल लेवल के ऊपर, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, और मुख्तलिफ शहरों के अंदर बड़े बड़े सेमिनार्स हुए। इतलात ये हैं कि वहाँ प्रॉपर उन्होंने एक रिसर्च वर्क किया, इसकी खिदमात हासिल की गई, और उसके मुताबिक जो माजी के अंदर पीटीआई की जो स्ट्रेटजी रही थी और जिस स्टाइल के ऊपर पीटीआई ने कैंपेन को रन करने की कोशिश की और टारगेटेड ऑडियंस को एड्रेस करने की कोशिश की, उस पैटर्न के ऊपर एक स्ट्रेटजी बनाई गई। उस स्ट्रेटजी को बिलावल भुट्टो साहब लेकर आगे चल रहे हैं और उसी पैटर्न के ऊपर वो बातचीत कर रहे हैं। उनकी कोशिश तो डेफिनेटली है और वो उनकी कोशिश होगी वो नौजवानों को मोबिलाइज करें। एक गैप क्रिएट हुआ है, वो समझते हैं कि शायद उनकी इस किस्म की बयान देने से वो नौजवान, वो नए जहन जो जरदारी साहब और उनके जो बाकी उनकी सीनियर लीडरशिप है, जो उनका हर चेहरा देख चुके हैं, जिस किस्म के उनसे मुतल्लिक केसेस बने, जिन जिन स्टेजेस से उनको गुजरना पड़ा, तो अब वो जब आवाम के अंदर जाके जितना भी कोई निजन बेचने की कोशिश करेंगे वो तो नहीं बिकने लगा। तो बिलावल साहब एक कोशिश कर रहे हैं कि एटलीस्ट किसी ना किसी हद तक यूथ को अट्रैक्ट किया जा सके इस किस्म के बयानात देने से। लेकिन ऐसे बयानात से कोई बड़े पैमाने के ऊपर उन्हें कोई अचीवमेंट नहीं लगता कोई मिल सके। वजह क्या है? देखिए, अगर 30 साल पहले की आप सियासत पर नजर दौड़ाएं तो आज भी जो इंतखाबी मुहिम चल रही है, जो आज भी मुल्क को जो माजी के मुकाबले में बदतरीन चैलेंजेस का सामना है, उससे निमटने के लिए ये जमातें 30 साल पुराना मंजन बेचने की कोशिश कर रही हैं। वही पुरानी बातें कि अवाम को किसी न किसी तरीके से खुश किया जाए। सबको पता है कि अवाम खुश हो, चिट चैट के लिए, शुगल मेले के लिए ऐसी स्टेटमेंट चाहिए तो अवाम खुश हो जाएंगे, इनको किसी न किसी तरीके से मोबिलाइज करें। लेकिन इनको इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए कि इन 10-15 सालों के दौरान अवाम में जितनी अवेयरनेस आई है, क्या उसके मुताबिक कोई भी जमात अवाम को मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए, अवाम की जिंदगियां संवारने के लिए कोई बेहतरीन को लाहेअमल दे रही है, कोई बेहतरीन हिकमत अमली अपनी पेश कर रही है, कोई विजन दे रही है, कोई अपने मंशूर के अंदर कोई नई चीज़ ला रही है। बिलावल भुट्टो साहब ने भी कुछ अर्सा पहले अपने जलसों के अंदर रोटी कपड़ा मकान की बात की। चीज़ें चेंज हो चुकी हैं इस हद तक कि माजी के अंदर जिन एरियाज के अंदर पीपल्स पार्टी टारगेट करती थी रोटी कपड़ा मकान के नाम के ऊपर, जी बिल्कुल वो ना मिला। अब लोग खुद अपनी मदद आपके तहत बहुत बेहतरीन घर भी बना रहे हैं, जो लोग मेहनत कर रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, आप सहराओं में चले जाएं, सिंध या जनूबी पंजाब के उन इजला के अंदर जहाँ पे दूर दराज तक कोई घर नजर नहीं आता था, बेबान वहाँ पे सहरा थे, लेकिन वहाँ पे बैठ के नौजवानों ने अपनी जिंदगी बदलना शुरू कर दी हैं। तो आप क्या उस नौजवान को अट्रैक्ट करने के लिए, उसको फ्यूचर सिक्योर करने के लिए कोई नई विजन, कोई नई पॉलिसी दे रही है? तो जवाब है नो। तो सिर्फ इस किस्म के जुमलों से, ऐसे शुगल के बयानात से काम नहीं चलने लगा। इनको एक कंक्रीट एक अंदाज में, जैसे इन्होंने अपने लिए वर्किंग कराई है मुख्तलिफ कंपनी से, तो एक अपना मंशूर बनाने के लिए भी कुछ एक्सपर्ट्स की खिदमात हासिल करें
कि हमें क्या करना होगा आने वाले सालों में नौजवानों को अट्रैक्ट करने के लिए, उन्हें एम्पावर करने के लिए और मुल्क को दरपेश चैलेंज से निकालने के लिए वो कोई एक स्ट्रैटेजी दें, वो अपनी कोई पॉलिसी दें। अब वो माजी के फिक्रों से बात नहीं चलने लगी, लेकिन वो लोगों को दिल बहलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि ताकि अवाम जब बैठे गपशप के अंदर उनकी बातों को याद करे कि देखे जी बिलावल भुट्टो ने क्या शानदार बात की है, लेकिन इन बातों से अब मामला आगे चलने नहीं लगे। ठीक है, ठीक है। इन शॉर्ट बिलावल साहब जो नौजवान नस्ल को एक नया लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रहे हैं, बेसिकली नौजवान नस्ल ने वो लॉलीपॉप रिजेक्ट कर दिया। वो उनके मुताबिक किसी भी किस्म का बयानिया उनके सामने काम नहीं कर रहा। फैसल शकील साहब, आपसे मैं पूछ लेती हूँ, अपनी 15 साल कारकर्दगी के बाद सिंध में पीपल्स पार्टी मकबूल है? जी कहाँ से मकबूल है? पीपल्स पार्टी तो मकबूल नहीं है। सबसे पहले तो मैं नौजवानों की बात करूं तो पीपल्स पार्टी को पहले अपने इर्द गिर्द देखना चाहिए, अपने अंदर देखना चाहिए कि पीपल्स पार्टी की क़यादत में जो लोग हैं वो क्या नौजवान हैं? 70% ये कह रहे हैं कि नौजवान हैं और नौजवानों की क़यादत आनी चाहिए। तो इनके रहनुमा कौन से नौजवान हैं? कायम अली शाह क्या नौजवान है? यूसुफ रज़ा गिलानी क्या नौजवान है? और इसके अलावा कमर जमान कायरा क्या नौजवान है? वक़ार मेहंदी, ताज हैदर, ये लोग क्या नौजवान हैं? तो ये तमाम लोग तो समझाते कुछ नहीं है फैसल साहब कि ये आप तकरीरें किस किस्म की करते हैं ये जलसों में जानकर। इनके पास तो मैं ये बोल रहा हूँ कि 30% नौजवान नहीं है, तो ये कह रहे हैं कि इस तरह से नौजवान क़यादत को आना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ सियासी मंजन अपना बेच रहे हैं। और इनके जितने भी जलसे उठा के देख लो, अभी जो इन्होंने हालिया किए हैं उसमें नए नए दावे और सुनहरे ख्वाब दिखाने की कोशिश की है कि तनख्वाहें डबल कर देंगे और जिनके पास घर नहीं है उनको घर भी बना के देंगे, अगर सैलाब आया तो आपको प्लॉट के साथ घर भी बना के देंगे, जैसे कि 30 लाख घर हम सिंध में बना के दे रहे हैं। तो मतलब इस तरह से बयानात दिए जा रहे हैं और सिर्फ सुहाने ख्वाब दिखाए जा रहे हैं ताकि उनकी दाल जो है वो गल सके और उनके पास लोग आ सके, वोट मिल सके। लेकिन सिंध की अगर हम मौजूदा सूरत हाल देखें, 15 साल की कारकर्दगी देखें, तो 15 साल की कारकर्दगी में अगर मैं नंबर देना चाहूँगा तो 10 में से 2 ही नंबर दूंगा। इसलिए कि कराची की सड़कें, सिंध की सड़कें आप देख लें, यहाँ पर जो है वो अस्पतालों की हालत देख लें, यहाँ पर आप स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ की हालत देख लें। सूरत हाल सिर्फ एक SIUT और NICVD ये 2 जो है वो नारे लगाते रहते हैं कि हमने ये बना दिया दुनिया का बोला है बिलावल साहब ने कि नंबर 1 हॉस्पिटल दिल का NICVD है और यहाँ पर जो है अमेरिका से लोग आके जो है मुलाजमत कर रहे हैं और ऐसे ही हम सब कुछ कर देंगे और हम ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन आपकी 15 साल कारकर्दगी में सिर्फ और सिर्फ करप्शन दिखाई दे रहा है और जो ठेकों पर और इदारों को जो है वो इन्होंने ठेकों पर दे दिया है, वहाँ से जो है पैसे आते हैं। अभी भी मौजूदा सेटअप भी इसी तरह से चल रहा है और अगर हम कहें कि निगरान हुकूमत है तो ये निगरान हुकूमत सिर्फ दिखावे की है। जितने भी ब्यूरोक्रेट्स लगाए हुए हैं, जितने भी लोग लगे हुए हैं, वो पीपल्स पार्टी के लोग लगे हुए हैं और वो इस वक्त काम कर रहे हैं कि किस तरह सिंध में जो है और ख़ास तौर पर कराची, हैदराबाद और दीगर अंदरूनी सिंध में वो पीपल्स पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जिता सके, इस पर ये काम हो रहा है। तो इस वक्त पीपल्स पार्टी को सिंध में भी जो है मैं देख रहा हूँ कि ख़ास चैलेंज का सामना होगा क्योंकि MQM मुस्लिम लीग नून में इत्तेहाद हो गया है, कौम परस्त जमातें भी एक साइड पर है, MQM की साइड पर आ रही हैं, मुस्लिम लीग नून की साइड पर आ रही है, GDA वो भी जो है वो इस तरफ आ रही है और दीगर बिरादरियाँ जो कि सिंध में है, उन्नड़ बिरादरी हो गई और दीगर बिरादरियाँ वो भी जो है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ जा रही है। तो ये तारिक मतीन साहब ऐड करना चाह रहे हैं कुछ? फैसल साहब, मुझे तारिक साहब को मौका देने दीजिए। जी तारिक साहब। जी मैं अपने पुराने साहब से एक सवाल उन्होंने साथ क्योंकि फैसल साहब बताएं पीपल्स पार्टी तनकीद इसमें आपकी बनेगी अंदाजा है कि सिंध में जितना तगड़ा वोट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अगर सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है तो क्या किया जा सकता है? तारिक साहब मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आवाज़ में डिस्टॉर्शन है, तारिक साहब की आवाज़ जो है वो नहीं आ पा रही। हम इस प्रॉब्लम को फिक्स कर लेते हैं। तारिक साहब मैं आपको मौका दूंगी। डॉक्टर साहब मैं आपसे सवाल कर लेती हूँ। बिलावल साहब ने एक और बड़ी जो है वो गहरी बात की है कि ये बेसिकली जो हुकूमत में आना चाह रहे हैं ये बेसिकली इंतकाम की सियासत करना चाह रहे हैं। इंतकाम की सियासत किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं बिलावल साहब? अच्छा, पता क्या बात है, हमारे यहाँ जो बंदा हुकूमत में होता है ना, वो जो भी कार्रवाई करता है उसके बारे में कहा जाता है कि जी इंतकामी सियासत कर रहा है उसके मुखालिफिन की जानिब से। तो दिस इज़ ए प्रेसिडेंट विच इज़ सेट और उसके मुताबिक चीज़ें चल रही हैं। अब मसला ये है
कि जितनी भी जमातें इस वक्त इलेक्शन में उतर रही हैं, जो हमें नज़र आ रहा है, पीटीआई का तो अभी गोलमोल है, बात कोई कहता उतरेगा, कोई कहता नहीं उतरेगा, तो जो जमातें उतर रही हैं ना, उनको सबसे बड़ा चैलेंज ये आ रहा है कि उन्होंने लोगों को अपनी तरफ करना है माइल। यानी कि लोग इस वक्त ये वही लोग हैं जो कई सालों से, कई दहाइयों से इनके अब्बा के, इनकी अम्मा के, इनके मामू के, इनके नाना के जलसे जुलूस तकरीर सुनते आए हैं। अब उन्होंने ज़ाहिर इन्होंने भी कुछ ना कुछ आगे कहना है, तो वो जो कह रहे हैं ना, दैट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ मेकिंग एनी डिफरेंस। वो लोगों पे कोई दिल नहीं कर रहा, कोई घर नहीं कर रहा। अब ये मसला सिर्फ इनका नहीं है, ये मसला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बड़े बड़े जलसे कन्वेंशन का इनेकाद किया। आप शुरू हो जाइए शेखुपुरा के जलसे से लेके अभी तक जितने वो कॉर्नर मीटिंग्स का नाम देते थे अपने जलसों को, दे आर फीलिंग इट वेरी हार्ड कि वो लोगों में जाएं और जाके अपना नैरेटिव सेल कर सकें। प्रॉब्लम ये है कि चले यार इनका तो नैरेटिव सेल नहीं हो रहा, इन्होंने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन वो बंदा जिसको इन्होंने पकड़ा हुआ है, जो जेल के अंदर है, जितने ये सर्वेस करा रहे हैं, ये जितने सोशल मीडिया पे सर्वेस चल रहे हैं, जितने कोई इनके इंटरनल सर्वेस चल रहे हैं, कोई खुफिया सर्वेस चल रहे हैं, वो सारे के सारे एक ही रिजल्ट बता रहे हैं। और वो रिजल्ट है कि ये इलेक्शन 2024 का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इमरान खान का है। सही। तो मसला ना ये पड़ा हुआ है, ये जेल की सलाखों के में होने के बावजूद एक शख्स फिलहाल सब पर भारी है और यही परेशानी की वजह है। और इस परेशानी से कैसे निकलना है, सियासी जमातों को भी यही समझ में नहीं आ रहा। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात क्या करें, यहाँ तो मईशत कैसे ठीक करनी है, इस पर ही कोई वजह नहीं दी जा रही, इस पर ही कोई बात नहीं की जा रही। खैर, आने वाला इलेक्शन बताएगा कि होगा क्या। मुझे ब्रेक अनाउंस करना है, ब्रेक से वापस आने के बाद अगला सवाल आपके सामने रखेंगे साइफर केस के हवाले से। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। गुज़श्ता रोज़ अदालत की जानिब से साइफर केस पर फैसला सामने आया और आज सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत की। कल की समाअत के बाद पीटीआई की जानिब से खुशियों के शाने बजाए जा रहे थे और पीटीआई को बहुत बड़ा रिलीफ भी इससे मिल चुका है, ऐसा मानना था पीटीआई वालों का। मगर आज जस्टिस तारिक मसूद ने वकील से ये कहा कि साइफर केस का ट्रायल कलअदम होने पर आपका बेसिकली नुकसान हुआ है। साइफर केस के ट्रायल में अगर कोई कमी बेशी थी तो उसको दिफा के लिए आप बाद में इस्तेमाल कर सकते थे, मगर दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो साइफर का मामला एक दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। यानी अब ये भी कहा जा रहा है कि डीक्लासिफाई नहीं करना था क्योंकि सीक्रेट डॉक्यूमेंट था, इसलिए कुछ दफात में सज़ा 2 साल है, कुछ में सज़ाए मौत है और उम्र कैद भी सज़ा है। ओपन कोर्ट ट्रायल की अलग बहस भी इस हवाले से जारी है। सवाल इससे जुड़ा हमारा ये है, डॉक्टर साहब मैं आप ही से सबसे पहले कर लेती हूँ, क्या गैर मामूली हालात में जेल ट्रायल भी हो सकता है? देखें जी, असल में मसला पता है क्या है, हमारे यहाँ कोई भी फैसला कानून के मुताबिक जब हो जाता है, हम खुशियाँ मना लेते हैं, मिठाइयाँ बढ़ जाती हैं, तो पता लगता है ओहो कानून तो ये कह रहा था लेकिन कानून ये भी कह रहा है। तो कल जो फैसला आया उसमें कहा कि जी आपके कलअदम हम ट्रायल को करार देते हैं, लेकिन अगर कोई पेचीदगियाँ हों तो जेल के अंदर भी ट्रायल हो सकता है। तो समझ नहीं आ रही कि मिठाइयाँ बांटनी है या परेशान होना है, क्योंकि मैं भी नहीं समझ पा रहा इसको अभी तक। खैर ये तो कानूनी मामला है और इसका मैं मुख्तसर बयान आपको ये कर सकता हूँ कि अदम एतमाद है लोगों को निज़ाम इंसाफ के ऊपर। अब एक लंबी चौड़ी बहस इसमें नहीं पड़ता है, लेकिन साइफर की चलें, अब चूँकि आपने सवाल कर लिया तो उसकी बात कर लेते हैं। साइफर केस में FIA मुद्दई है, यानी उसने FIR दर्ज की है। तो सवाल यह है कि FIA का क्या ताल्लुक इससे भाई? इसमें तो फॉरेन मिनिस्ट्री को होना चाहिए मुद्दई, फॉरेन मिनिस्ट्री FIR काटे और वो कहे कि जी हमारे यहाँ जो है वो चोरी हो गई है, हमारे यहाँ कानून की जो है वो शिकनी हो गई है। तो दिस इज अ क्वेश्चन। 1 साल आपको लग गया सिर्फ ये तय करने में कि जी इसका केस होगा नहीं होगा, कौन करेगा कौन नहीं करेगा। 1 साल का डिले क्यों हुआ? साइफर नहीं है, साइफर गायब हो गया, साइफर कहाँ गया? आपके यहाँ कोई नकब लगी, कोई चोरी हो या कोई मसला हो तो आप फौरन एक्ट करते हैं ना। व्हाई डिड इट टेक 1 ईयर, मोर देन अ ईयर? और फिर केस का आप सुनते जाइए कहानी। आजम खान प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आज़म इमरान खान के मरकजी मुलजिम कि जी ए बंदा जिन्हें काम पाया है और इस वक्त मेन गवाह वो हैं। हाँ जी, मैं फिर दोहराता हूँ, मरकजी मुलजिम, उसके ऊपर इल्ज़ाम है कि भाई ये बंदा है जिसने सारी साजबाज की और इसने सारी कार्रवाई डाली, मुलजिम इल्ज़ाम है उसके ऊपर और इस वक्त वो गवाह बना हुआ है अगेंस्ट इमरान खान कि जी ये गवाह हैं और ये गवाही देंगे, पहले ये मुलजिम थे, ये कैसे हो गया? गायब हो जाते हैं, फिर आते हैं, फिर बयान दे देते हैं। फिर आप देखें चले जी उसने इल्ज़ाम लगाया कि जी इमरान खान ने जो है वो इन्फॉर्मेशन डीक्लासिफाई कर दी। तो भाई नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग होती है, उसमें साइफर को डीकोड किया जाता है, डीक्लासिफाई किया जाता है, मंदरजात रखे जाते हैं, उसके बाद आप डी मार्च करते हैं। आप कहते हैं कि अमेरिका बहादुर, ये आपने जो हमारे ज़बान इस्तेमाल किया, आपने कैसी जुर्रत कर ली है, तो आपको करना ही नहीं चाहिए था, ये आपने कैसे कर लिया? साजिश, मदाखलत पर बहस छिड़ जाती है। अब आपने ये कहा डी मार्च आपने फॉर द सेक ऑफ डूइंग यू डिड इट, आपने कर लिया,
तो जिसने या जिसकी मिनिस्ट्री के अंदर ये सारा काम हुआ, आपने उसके खिलाफ केस खोल दिया। अब अगला सवाल कानूनी नुक्ते हैं। अगला सवाल ये है कि भाई इमरान खान ने जलसे के अंदर वो पेपर लहराया और कहा कि ये साइफर है, तो सवाल ये है कि उन्होंने साइफर के क्या मंदरजात, पॉइंट्स, लैंग्वेज डिस्कस की? नहीं की। मतन पढ़ा, क्रक्स पढ़ा और ये बताया कि जी हमें धमकियां मेज़ जो है वो टोन में बात की गई है। तो अगर ये बताना जुर्म है तो आपने डिक्लासिफाई करके इन्फॉर्मेशन डीमार्च क्यों किया था? तो कहने का मकसद ये है, बहुत सारे इसमें सुकम है, बहुत सारे अभाम है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो मैं याद मुझे है वो मेन शेक उसकी ये कहती है कि भाई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुताबिक वो शख्स जो राज किसी दुश्मन के साथ शेयर करे जो कि हमारे अगेंस्ट इस्तेमाल हो सकें, तो उसके ज़ुमरे में जो है वो सख्त तरीन सज़ाएँ आती हैं। तो भाईजान सानू भी दसो कि किहड़े दुश्मन के कोल सारी डिक्लासिफाई करके इमरान खान ने इन्फॉर्मेशन पहुंचाई? कोई इंडिया के पास पहुंचाई, कोई इजराइल के पास पहुंचाई, किसके पास पहुंचाई? कोई पता तो लगना चाहिए ना, कुछ चीज़ें सामने तो आनी चाहिए। तो खैर कहने का मकसद ये है कि इस केस के अंदर बहुत सारे अभाम हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, क्लैरिटी नहीं है। कोई कमेटी नहीं बनी, कोई कमीशन नहीं बना, कोई तहकीकात नहीं हुई। और आपने इस सारे के अंदर कोई 14 साल की सज़ा की बात कर रहा है, कोई सज़ाए मौत की बात कर रहा है। इस मुल्क के अंदर अदलिया ने जब कभी भी किसी के ख़िलाफ़ कुछ सज़ा दी है, किसी बड़े के ख़िलाफ़ मैं दोहराऊँगा, तो कितने हैं जिनको आज तक आपने जो है वो पाबंदे सलासल फॉर द सेक ऑफ डूइंग तो कर लिया, लेकिन वो क्लीन चिट लेके आते हैं और आके फिर बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे जो केसेस होते हैं वो सज़ाओं के लिए नहीं होते, वो सेरेमोनियल होते हैं, पब्लिक कंजम्पशन के लिए होते हैं, उनको उनकी लोगों को लिमिट्स में रखने के लिए होते हैं, आगे इलेक्शन की चाल ढाल जो है वो तय करने के लिए होते हैं। मामलात को जो है वो अफ़ाम व तफ़हीम से लेकर चलना होता है, किसकी डोरी कहाँ खींचनी है, किसको कहाँ रोकना है, किसको कहाँ चलाना है, किसको डील जो है वो करनी है, किसको ढील देनी है। तो ये वो केसेस हैं। इस केस की लेजिटिमेसी अगर आप मुझसे बात करें, मैं कानूनदान नहीं हूँ, लेकिन जितने कानूनदानों को मैं सुनता हूँ उनके पास जवाब ही नहीं इसके अलावा कि यार सन तो नहीं समझ आ रही है की केस है। तो जो आज जज साहब ने फरमाया उनकी बात का अच्छा, बुतला की बात कर लेते हैं। ये सवाल है कि मैं सोहेल साहब की जानिब चली जाती हूँ। सोहेल साहब, इस केस में बहुत से सुकुम है, अबहाम है, लेकिन उसके बावजूद जो पीटीआई चेयरमैन के वकला हैं वो काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि ये किसी किस्म का केस बनता नहीं है, पीटीआई चेयरमैन को रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा। तो जो खुशियाँ मनाई जा रही हैं पीटीआई की जानिब से, आपको लगता है कि वो ठीक है? मैंने तो कल भी जब बात हो ये फैसला आया तो उसके बाद अपनी ओपिनियन दी, तो ये कहा था कि इनको खुशियां नहीं मनानी चाहिए। बुनियादी तौर के ऊपर आप देखिए कि उन्हें रिलीफ किस एंगल से मिल रहा है। देखिए ट्रायल 29 अगस्त से स्टार्ट हुआ और 29 के बाद वो 20-21 नवंबर तक पहुंच गया। इस दौरान उसकी प्रोसीडिंग चलती रही। इस पॉइंट के ऊपर सिर्फ हमने कॉन्टेस्ट किया जिसके ऊपर वो शादियानी बजाने की कोशिश कर रहे थे कि जेल ट्रायल नहीं हो सकता। हाँ। लेकिन अगर आपने उस जेल ट्रायल को कलअदम करवा ही लिया है तो लेकिन उसके साथ कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि उसके अंदर जो कानूनी सुकम क्या था कि जो ट्रायल कर रहे हैं जज, उनका एक डायरेक्शन चाहिए थी, उनका एक फैसला चाहिए था कि ये हालात हैं, ये सर्कमस्टेंसेज है जिसके लिए जेल में ट्रायल होना चाहिए। दूसरा क्या सुकम था कि वफाकी काबीना ने इस सारे जेल ट्रायल की जो वफाकी हुकूमत की मंजूरी दरकार थी वो 13 नवंबर को वफाकी काबीना से मंजूरी ली गई और अदालत ने कहा कि इसको आप 29 अगस्त से इसको अप्लाई नहीं कर सकते। अब ये दोनों कानूनी सुकम दूर होना कोई बात नहीं है, और अगर इनकी इस चीज को इंप्लीमेंट हो भी गया ये सारी चीज, तो अल्टीमेटली ट्रायल तो दोबारा शुरू होगा। एफआईआर अपनी जगह पर मौजूद है, दोबारा आपको उस लेंथी प्रोसेस से गुजरना होगा जिसके अंदर आपके मुखालफिन चाहते हैं कि ये मामला लिंगर ऑन करे, ये तो मामला मजीद लिंगर ऑन करेगा। और आज सही अंदाज में जो रिमार्क्स आए सुप्रीम कोर्ट के मजीद जज साहबान की तरफ से कि वो पॉइंट जब केस डिसाइड हो जाता है तो उसके बाद आप उसके खिलाफ जब अपील में जाते, जिन पॉइंट के ऊपर आपको बहुत बड़ा रिलीफ इमीडिएटली मिल सकता था, वो दोनों पॉइंट आपने एक्सरसाइज कर लिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस फैसले के ऊपर कोई खुशी मनाने की जरूरत है, क्योंकि ट्रायल इंटैक्ट है और जेल ट्रायल करने की भी इम्कानात जो फैसला सामने है उसके अंदर अभी तक मौजूद हैं। और अगर जिस बुनियाद के ऊपर ये फैसला आया है, उन दो कंसर्न को एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब की तरफ से जो उसको जो ट्रायल कर रहे हैं, दूसरा फेडरल गवर्नमेंट से मुतल्लिक है, उन्होंने एड्रेस कर दिया, तो फिर आपका इसी तरीके से जेल ट्रायल शुरू हो जाएगा। तो इस हवाले से कोई बड़ी उनकी कोई इस हवाले से कोई जीत नहीं है, अगरचे उनके अपने चाहने वालों को उन्होंने काफ़ी हद तक खुश किया। दूसरी बात यह है कि जो एक रस्म चल निकली है, हमने गुज़श्ता कई सालों से ये चल रहा है, इसी टाइप का मामला चला 2018 के अंदर, इसी स्ट्रेटजी के साथ, इसी माइंड सेट के साथ उस वक्त भी केसेस बनते रहे, और किसको इन करना है किसको आउट करना है इसी स्ट्रेटजी का सहारा लेकर किया गया, और उसका रिजल्ट हमने देखा। तो यकीनी तौर के पर मेरे ख्याल में अब इस स्ट्रेटजी को खत्म होना चाहिए, और कानून के मुताबिक अगर किसी जगह पे किसी से कोई जुर्म सरजद हुआ है तो कानून की रोशनी में उसका ट्रायल होना चाहिए, फेयर ट्रायल होना चाहिए, और सबके पास अपील का हक डेफिनेटली होता है।
और इदारों को उस केस को आगे बढ़ाने की, जो रेलिवेंट इदारे हैं, तहकीकाती एजेंसीज हैं, प्रोसिक्यूशन है, पुलिस है, उनको मामला आगे बढ़ाने की इजाजत होनी चाहिए, ताकि वो इंप्रेशन जो माजी 2018 में क्रिएट हुआ वो आज 2023 में नहीं होना चाहिए। लेकिन अब ये मामला आगे बढ़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी एक जानिब मामला है, दूसरी जानिब जो जेल ट्रायल का मामला है उसके अंदर मेरा नहीं ख्याल कोई बड़ा इनको रिलीफ मिला है। अल्टीमेटली जाके ट्रायल फिर भी होना है। अब ये जरूर हो सकता है कि अगर दोबारा ट्रायल थोड़ा लिंगर ऑन हो सकता है, जिसके यकीनी तौर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिसएडवांटेज होगा, कोई इसमें उसको कोई बड़ी उनकी कोई फतह नहीं है। लेकिन अब सलमान अकरम राजा साहब एक बड़ा नाम है, यकीनी तौर के अपनी टीम के साथ मुशावरत के बाद इस लाइन को अडॉप्ट किया और ये फैसला हासिल करने में कामयाब हुए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से अगर उन्हें कुछ रिलीफ मिला तो फिर हम कह सकते हैं कि साइफर केस के अंदर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हुई। अदरवाइज तो जिस किस्म की लगाएगी साइफर एक्ट की और बिलखुसूस। ठीक ठीक, तारिक मतीन साहब, आप इससे मैं ये पूछ लेती हूँ, आप ये मुझे बता दीजिए कि साइफर केस का जो ट्रायल है कलअदम होने के बाद पीटीआई का नुकसान कितना हुआ? देखिए, पीटीआई को जो जज साहब ने कहा दुरुस्त है, क्योंकि इतने प्रॉब्लम्स हैं करने के बाद ये ट्रायल हो, तो पहले अगर ये फैसला आ जाता दिसंबर के पहले हफ्ते, फिर जाकर जनवरी के दूसरे हफ्ते के आसपास की बात, तो फिर उसके बाद इमरान खान साहब पहले जा सकते इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक, की अदालत तक, और पहले अब तो वक्त और ज्यादा एक ये नुकसान। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो इससे नुकसान हुआ है वो ये है कि इमरान खान जो मांगी थी जज साहब जो है वो दुरुस्त तरह ट्रायल के सुकम दूर हो जाएंगे, वो हो जाएगा। तो इमरान साहब का जो साइबर ट्रायल का मामला है, इसको देखना ऐसे, एक वज़ीर आज़म को ये पता चला कि उसके साथ, उसकी हुकूमत के साथ, मुंतखब हुकूमत के साथ, उसके लोगों के साथ ये होने जा रहा, और उसने तक वो बात, तो क्या हम कह रहे हैं कि हमारा वजीर अपने पता है कि क्या होने जा रहा है, उसके मुल्क के साथ क्या होने जा रहा है? और हमने इसी में एक जिन्होंने एबटाबाद रहने वाले वो, जिसको अमरीका के सिपाहियों ने आकर ठिकाने लगाया था, हमने उन कर्नल साहब अब क्या किया, वो जो यूसुफ रजा गिलानी है वहां खड़े होकर पूछ रहे थे हमें ये बताएं कि वो पाकिस्तान आए कैसे, तो वो उन्होंने तैयारी साहब से पूछा था क्या हमें अब तक उसका जवाब मिला है, तो हम उन सवालों के जवाब ढूंढ सके। ये जो है सारा का सारा मामला है इमरान खान, इन तमाम मामला आपको मुमकिन तो के बाद ठीक है, ठीक है तारिक साहब, पॉइंट आपका क्लियर है। फैसल शकील साहब, मैं आप ही से सवाल कर लेती हूँ, मुझे सिर्फ आप ये बता दीजिए कि अभी जो साइफर केस है, आपको नहीं लगता कि उसमें रिलीफ देने के बाद 190 मिलियन पाउंड, क्योंकि ये परसेप्शन एक जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि साइफर केस उस तरह से इतना स्ट्रांग नहीं है, काफ़ी कमजोरियां हैं इस केस में, इसी वजह से 190 मिलियन पाउंड में किस तरह से उनको सज़ा सुनानी है पीटीआई चेयरमैन इमरान खान को, उसकी तैयारियां की जा रही हैं। ये परसेप्शन ठीक है? जी बिल्कुल, ये परसेप्शन बिल्कुल दुरुस्त है। मैं ये समझता हूँ कि इसीलिए जो है वो ये फ़ैसला आया, और अब देख सकते हैं आप कि ये जो सुकम दिए थे इस्तग़ासा की वजह से, ये सुकम दूर हो जाएंगे और फिर जो है वो जेल में ट्रायल होने लगेगा। तो ये मैं ये समझता हूँ कि 190 मिलियन का जो मुकदमा है, जिसमें जो है वो मलिक रियाज साहब के इंटरव्यू की भी बाज़गश्त है कि उनका भी एक इंटरव्यू रिकॉर्ड हो गया है। इसके अलावा फरा गोगी हैं और जो गुज्जर साहब हैं, इनके गिर्द घेरा तंग करने के लिए और इमरान खान को उसमें फिक्स करने के लिए जो है वो ये सब कुछ किया जा रहा है। तो जो इसमें आप ये कह रही है कि साइफर के केस में पीटीआई का खुश होने की कोई ऐसी वजूहत सामने नहीं आती, क्योंकि इससे कोई रिलीफ नहीं मिला है। इससे उल्टा वही जो जब मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने कहा कि पीटीआई ये बाद में इस्तेमाल करती तो अपील में जाके तो फ़ायदा ज़्यादा होता, तो ये जो है उल्टा मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई को इस सिलसिले में कोई जो है फ़ायदा नहीं हुआ है। ठीक है, फैसल शकील साहब का पॉइंट भी क्लियर है। मुझे इस टाइम ब्रेक अनाउंस करना है, से वापस आने के बाद हम जिक्र करेंगे जिन जिन का नाम ईसीएल में डाला गया है और क्यों ऐसा हो रहा है, इस पर बात होगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। बचपन से अब तक हम यही सुनते आए हैं कि पाकिस्तान में बड़ों की सियासत है, जागीरदारों के फैसले चलते हैं और ताकतवरों का राज चलता है। मगर अब किसी के लिए हालात निहायत ही साजगार हैं तो किसी को अपने मुस्तकबिल की सियासत के साथ साथ अपनी आल माल औलाद और पॉपुलैरिटी के साथ साथ कारोबार को भी बचाना पड़ रहा है। बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन्स को एहतसाब के शिकंजे में लाया जा रहा है और आज वफाकी काबीना की ज़ैली कमेटी ECL ने 29 बड़े बड़े सियासी रहनुमाओं का नाम ECL में डालने की सिफारिश की है, जिनमें 190 मिलियन पाउंड के मुल्जिमान के साथ साथ एक बिजनेस टाइकॉन मलिक रियाज साहब का नाम भी सर फहरिस्त है। दूसरी जानिब खबरें ये भी हैं कि अमरीकी सफ़ीर ने चेयरमैन PTI इमरान खान से जेल में मुलाकात की है और मैथ्यू मिलर का ये कहना था कि पाकिस्तान में सियासी ओहदे के उम्मीदवारों पर कोई पोजीशन नहीं रखते, मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि हुकूमत की कोशिश है कि जिन पर केसेस हों वो मुल्क से भाग ना जाएं। तो हमारा सवाल डॉक्टर साहब आप ही से सबसे पहले मैं पूछ लेती हूँ कि इससे पहले भी तो मुल्क से भागे हुए थे लोग, उनके लिए क्या किया, उनके खिलाफ क्या हुआ? देखें जी, ECL यानी कि एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट, यानी कि वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं बजरिया एयर, उनको ना जाने दिया जाए, उनका नाम ECL की लिस्ट में आप डाल लें। अभी जो आपने फहरिस्त का जिक्र किया उसमें जो नाम शामिल है ना, उसमें है जी जुल्फ़ी बुखारी, पिंकी साहिबा का, शहजाद अकबर का, मलिक रियाज का। पिंकी साहिबा पाकिस्तान से बाहर हैं, शहजाद अकबर पाकिस्तान से बाहर हैं, मलिक रियाज पाकिस्तान से बाहर हैं, जुल्फ़ी बुखारी पाकिस्तान से बाहर हैं। इमरान खान का नाम डाला हुआ है उसमें, और इसी केस में इमरान खान का नाम 29 मई 2023 को भी डला। तो पहले की एक्सपायरी हो गई, आपने दोबारा नाम डाल दिया, या पहले गलत नाम डाला था अब आपने डाल दिया, कोई क्लैरिटी नहीं है। वो तो खुद कह रहे हैं मैं नहीं जाना चाह रहा मुल्क से। ECL में उन लोगों के नाम डालें जो पाकिस्तान से बाहर हैं। भाई आप खुदा के लिए कुछ ऐसा करें कि उन लोगों को वापस लाएं, कोई ऐसी कोई कमेटी फॉर्म करें, कोई ऐसा फैसला करें कि भाईजान जो बाहर चले गए ना उन्होंने वापस लेके आओ, वापस लाएंगे, ट्रायल करेंगे, सजा देंगे, इबरत का निशान बनाएंगे और फिर ट्रायल करेंगे। ये होना चाहिए। आपने नाम डाल दिया इनका, यार ये ECL में नाम डालें इनका, ये तो आपको पता ही बाद में लगा। फिर अगर आपने अभी डाल दिया, कोई लोगों को क्लैरिटी तो देना। आपके मुल्क में जिसने भाई जाना होता है ना बाहर, वो चला जाता है। आपको याद है साक डार साहब हेलीकॉप्टर में बैठ के चले गए थे, और कैसे आए थे शहाना अंदाज में। आपको याद है कि इस मुल्क की अदालतों ने शोर डाला, चीखा, उन्होंने कहा कि मुजरिम नवाज शरीफ को पेश किया जाए, वो अदालत से एब्सकॉन्डर है, भिगोड़ा है। आप ला सके वापस? नहीं ला सके। आपको तो कानून साजी करनी चाहिए पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए लोगों को यहाँ पे लाने के लिए। दुबई में या मिडल ईस्ट में कहीं को चला जाए, आप ला नहीं सकते, यहाँ पे ला के दिखाएं। आप बरतानिया में कोई बैठा, आप यहाँ ला नहीं सकते, आपका कोई ट्रीटी नहीं है, आपका कोई एग्रीमेंट ही नहीं है, आपके पास कोई कानूनी हैसियत, पेपर, डॉक्यूमेंट, नथिंग एट ऑल। यू कैन नॉट ब्रिंग देम हेयर। और आप बुलाने की कोशिश तो करें, आपकी ऐसी की तैसी, आप बुलाएं ज़रा उनको। आप नहीं बुला सकते, आपको पता है आप नहीं बुला सकते। आप उनको कहेंगे जी हमें बंदे यहाँ पे दें, तो आपको बताएंगे जी हम आपको दें बंदे यहाँ पे। उनके मुल्क के मॉडल्स इस किस्म के डिज़ाइन है भाईजान के वहाँ पे लॉन्डर्ड मनी जो है ना वहाँ पे पहुँचता होता है। तो कहने का मकसद ये है, बात ये है कि ये सिर्फ ढकोसले हैं। ECL में डाल दो नाम जी, 190 मिलियन पाउंड के अंदर ये लोग बाहर ना जा सकें, वापस लाने की बात करें, कोई फेयर ट्रायल की बात करें। यहाँ पे लोग जब आना होता है आकर डायरेक्ट वज़ीर ख़जाना बन जाते हैं, तिजोरी से उठते हैं, जितना तिजोरी पे गबन किया होता है उन्होंने, वापस बाहर जाते हैं, जो करना होता है वहाँ पे अपना वक्त गुजारते हैं, अदालतें चीखती रहती हैं, वापस आते हैं, आके फिर तिजोरी संभाल लेते हैं। तो ये तो आपका एग्ज़िट का और उनको वापस जो है वो बुलाने का निज़ाम है। मतलब कि मामलात जो हैं वो लोगों के सामने है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, लोगों को बिल्कुल क्लियर है ये मामलात। ये जो कुछ भी हो रहा है ये एक स्ट्रैटेजी है जिसके तहत बढ़ा जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं साइफर में रिलीफ मिल जाएगा इमरान खान, वो कहते हैं नहीं 190 मिलियन पाउंड में रिलीफ मिल जाएगा। भाई उस पर मुझे तो याद है कोई 150 से ज़्यादा मुकदमात हैं, तो आपने 2 में रिलीफ लिया है, 148 मुकदमात तो अलहदा भी खुले हुए हैं। तो जब उसने अंदर रहना है तो उसने रहना है। ये हम बैठ के 1 महीने बाद 2 महीने बाद अगले केसेस पे बात कर रहे होंगे, या ऑल ऑफ सडन बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, कोई मसला ही नहीं होगा। उसी तरह इसरा मियाँ साहब का मसला नहीं था। तो जो असल मसला है ना, उस मसले की पहचान है लोगों को। अब उस मसले को हल कब होना है, कैसे होना है, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन उम्मीद है कि मसला हल हो जाएगा। अच्छा, वफाकी काबीना ने सुहेल साहब 3 लोगों की सिफारिश की है कि इनका नाम ECL से निकाल दें। दूसरी जानिब 7 लोगों के नाम भी आए हैं कि भी इनका नाम भी ECL से निकाल दें। उसके पीछे की कहानी क्या है वो हमारे सामने रखिए। देखिए, कहानी ये है बुनियादी तौर के ऊपर कि जब आप ECL में किसी का नाम डालते हैं तो किसी न किसी मुकदमे के अंदर आपको उसके ट्रायल चल रहा है और आप स्टेट समझती है और उनकी प्रोसिक्यूशन एजेंसी समझती है कि अगर ये बैरून मुल्क चले गए तो तहकीकात के अंदर रखना पड़ेगा, इसको लिहाजा यहीं रखना चाहिए। आप सुनकर हैरान होंगी कि अगर मलिक रियाज साहब का नाम
ईसीएल में डाला जा रहा है, तो मैं आपको अपने नाज़रीन को हम बताते चलें कि मलिक रियाज साहब का गुज़श्ता 3 साल से नाम ईसीएल में है। इस दौरान वो कई मरतबा पाकिस्तान आए भी और पाकिस्तान से बाहर गए भी सही, उसका भी एक तरीक़ेकार मौजूद है। ये हमारा रूल्स, हमारे जो कवानीन है ना, ये बड़े फ्लेक्सिबल हैं, इसके अंदर से रास्ते बहुत से मौजूद हैं। अभी भी जिन लोगों के नाम ईसीएल में डाले गए हैं, अगर वो पाकिस्तान में अगर वो मुकीम हैं और अगर वो बाहर जाना चाहते हैं, तो फिर एक और रूल है जिसे कहते हैं हम OTP, वन टाइम परमिशन। तो वो कोई भी अपनी जस्टिफिकेशन, मतलब उन्होंने अपने रास्ता हमवार करना है, फजा साजगार करनी है और एक दरखास्त डालनी है कि मैंने इलाज मुआलजे के नाम के ऊपर बाहर जाना है, लिहाजा मुझे वन टाइम परमिशन दी जाए। तो वन टाइम परमिशन के लिए वो बाहर चले जाते हैं और इसी रूल के तहत मलिक रियाज साहब को 7 से 8 मरतबा जब उनका नाम ईसीएल में था, उन्होंने बैरून मुल्क सफ़र किया, फिर वापस आए, फिर वन टाइम परमिशन ली, फिर वो चले गए। आखिरी मरतबा भी जब वो बाहर गए थे तो उस वक्त उनका नाम ईसीएल में था, लेकिन वन टाइम परमिशन के तहत उनको जाने दिया गया। तो इसकी अपनी ग्राउंड रियलिटीज होती हैं, अपने अपने तकाजे होते हैं और प्रोसिक्यूशन एजेंसी के भी अपना मूड मिजाज होता है, किस मिजाज पे उनको पाकिस्तान में रोकना है तो ईसीएल में डाल दे, और जो बैरून मुल्क जा चुका है अब उसको वो पाकिस्तान ना आ सके, उसके लिए थ्रेट क्रिएट कर दें, उसका नाम ईसीएल में डाल दे तो वो पाकिस्तान आ नहीं सकेगा। तो ये तो एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सा एक प्रोसेस है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द चॉइस इसको रन किया जाता है। एक तो ये मामला है। दूसरी जाने मामला है कि जब वो शख्स जो एक जेल में है उसको खिलाफ अभी मुख्तलिफ मुकदमात के फैसले आने हैं और फैसले आने के बाद जो मुतवक्का तौर के ऊपर कुछ चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं, तो उनको क्यों ज़रूरत पेश आएगी कि वो बैरून मुल्क चले जाएं जब वो अभी वो ट्रायल गिरफ्तार हैं, ट्रायल उनका जारी है और वो ऑलरेडी जेल में है। एक केस के बाद दूसरा केस, दूसरे के बाद तीसरे में फैसला आना है तो वो जेल में ही रहेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि जब फिर ज़रूरत पेश आती है तो जैसे मैंने वन टाइम परमिशन की बात की, या फिर रातों रात कबीना की ज़ेली कमेटी का इजलास बुलवाकर समरी को सर्कुलेशन के जरिए से अप्रूवल हासिल करके जिसको बाहर जाना जिसका मकसूद हो उसको बाहर भेज भी दिया जाता है। तो ये एक डेटरेंस क्रिएट किया जा रहा है उन लोगों के लिए जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं और जो बाहर मौजूद है, उन दोनों के लिए। यहाँ वाले बाहर ना जा सके, जो बाहर बैठे हो यहाँ पर ना आ सके। तो एक मुश्किल वक्त है, उस मुश्किल वक्त के अंदर फिर ऐसे मुश्किल और कड़वे फैसले और कड़वी गोलियां सब कुछ बर्दाश्त और निगलना पड़ते। ठीक, तारिक मतीन साहब, मलिक रियाज साहब का नाम ईसीएल में, अब ये टाइम भी हमने देखना था कि उनका भी एहतसाब होगा, उनके खिलाफ क्यों शिकंजा इस टाइम सख्त किया जा रहा है? वो इस आम ताकतवरों को रिटायरमेंट के बाद नौकरी देकर उनका असर रसूख इस्तेमाल करने वाले आदमी हैं। सुप्रीम पेशरफ हुई इस वक्त आपके नाज़रीन के लिए बहुत ताज़ा खबर होगी क्योंकि सब लोग ऑनलाइन बैठे हुए हैं। सोहेल इकबाल भट्टी साहब बेहतरीन रिपोर्टर है, लेकिन वो भी ऑनलाइन बैठे हुए हैं। हुआ ये कि मलिक रियाज साहब का केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में कि जो जमीनें हैं मलिक रियाज के पास, ये जमीनें इनको मिली हैं 2.25 करोड़ रुपए फी एकड़ के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट पैसे ले रही है, डीएचए वालों से पैसे ले रही है 1 लाख रुपए फी एकड़ के हिसाब से। मलिक साहब को ये शिकायत थी, अदालत ने इसमें साथ में उठा लिया मामला एनसीए का 190 मिलियन पाउंड का। मशरिक बैंक का जवाब आ गया है। अब मशरिक बैंक का जवाब क्या है? मशरिक बैंक ने इसमें जवाब जमा कराते हुए कहा है कि रकम जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत की नहीं थी, इंडिविजुअल की थी। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जो थी वो इमरान खान साहब को लेकर आ रही थी पहली अटैम्प्ट के केस में, अभी अलकादे नहीं था। लेकिन जब ये तय हो गया मशरिक बैंक के जवाब से कि इंडिविजुअल की थी, तो साथ में जो अलकादिर है वो भी अच्छा खासा कोलैप्स कर जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, और इमरान खान साहब के खिलाफ जो काम होने जा रहा था वो इमरान खान साहब के हक में आ गया मशरिक बैंक के इस जवाब के साथ। वो कहते अकाउंट करने रकम नेशनल क्राइम एजेंसी के कहने पर नहीं, खुद से पाकिस्तान भिजवाइए। और देखिए पाकिस्तान की तारीख की वाहिद और सबसे बड़ी रिकवरी है जो पाकिस्तान में आई है। एक रकम कहां है? रकम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास। करप्शन क्या हुई? करप्शन हुई है कि जी इमरान खान ने, बुशरा बीबी ने ट्रस्ट बनाया और ये जमीनें ले ली। जो डीड ऑफ डोनेशन है उस डीड ऑफ डोनेशन में लिखा है कि जो ट्रस्टीज हैं वो 1 रुपए का फायदा नहीं ले सकते। तो फिर इसमें करप्शन क्या है? वो यूनिवर्सिटी बन गई, वो यूनिवर्सिटी मौजूद है और काम कर रही है। तो इस वक्त एनसीए के खत के मुताबिक बरतानिया के जज ने अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर कलअदम करार दे दिए थे। पैसे पाकिस्तान आए और पैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मलिक रियाज के अकाउंट में जमा हो गए। तो वो काम जो इमरान खान के खिलाफ होने जा रहा था उसमें भी इमरान खान को मदद मिल चुकी है। ठीक है तारिक साहब, बड़ी ही बेहतरीन गुफ्तगू
इस पर भी बात करेंगे आने वाले प्रोग्राम्स में। फैसल साहब, मैं आपसे ये सवाल पूछ लेती हूँ, जो अमरीकी सफ़ीर की जेल में मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से, इसमें कितनी सदाकत है, इसमें कितनी सच्चाई? ये तो इत्तलात हैं, सदाकत तो तभी आएगी जब दोनों में से किसी एक तरफ से जो है वो तस्दीक होगी। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो अलीमा खान ने तो तरदीद किया नहीं जी, ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई जी, लेकिन बड़े अखबारात हैं, बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं, इसको क्लेम कर रहे हैं कि ये हुई है मुलाकात। तो कितनी सच्चाई, कितनी हकीकत है इसके पीछे? देखिए, मुलाकातें तो होती रहती हैं और ऐसी कॉन्फिडेंशियल मुलाकातें हर एक से होती रहती हैं। और अब जो जैसे कि इंतखाबात करीब आ रहे हैं तो और भी मुलाकातें होंगी और मुख्तलिफ सियासतदानों से होंगी, इसलिए कि अमेरिका चाहता है कि यहाँ पर जो भी, लेकिन साथ ही साथ अमेरिका ये भी कहता है कि जी हमारा इनकी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, पाकिस्तान में जो कुछ चल रहा है। ये भी तो स्टेटमेंट्स है ना, फिर कहते कुछ है। देखिए, खाने के दांत कुछ और होते हैं, दिखाने के दांत कुछ और होते हैं, तो कोई ये नहीं कहेगा कि जी हमारी इन्वॉल्वमेंट है। इसी तरह मैं आपको ये बताऊं कि ये जो मसला चल रहा है, ये मसला सिर्फ और सिर्फ ये है दबाव में लाने के लिए। जो ECL में नाम डाले जा रहे हैं वो इसीलिए डाले जा रहे हैं। और हमारे मुल्क में कवानीन की बात करें तो गरीब के लिए कवानीन अलग है और अमीर के लिए कानून अलग है। मैं आपको बताऊं कि मलिक रियाज के बेटे अली रियाज, इन्होंने एक जो है वो रेस कराई थी, आपको याद होगा। उस रेस में लोग जो है वो मारे गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया था, उस पर जो है वो मुकदमा दर्ज हुआ था। तो हमारे एक दोस्त हैं तफ्तीशी अफसर, जो उसके तफ्तीशी अफसर थे, उन्होंने मलिक रियाज के बेटे के खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर एक्शन लेते हुए उसके रेड वारंट जारी किए थे। यहाँ पर उसको ECL में नाम होने के बावजूद जो है वो एक खुसूसी जहाज से बाहर भेजा गया था, तो वो दुबई चला गया था। और दुबई में भी जब रेड वारंट जारी किए गए तो जो है जिन अफसर ने जारी किए थे उनका तबादला कर दिया गया। तो कानून जो है वो अमीरों के लिए, जागीरदारों के लिए, वडेरों के लिए, सरमायादारों के लिए मुख्तलिफ है। इनके लिए जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो है वो निकाल लिए जाते हैं रास्ते, जैसे कि सुहेल ने बताया, रिलीफ देने के लिए रास्ते निकाल लिए जाते हैं, रिलीफ देने के लिए। लेकिन गरीब जो है वो अगर उसने छोटी सी भी चोरी की होगी उसकी जमानत नहीं हो पाएगी, तो वो जो है वो जेल की चक्की पीसता रहेगा जब तक वो उसकी उम्र कैद पूरी नहीं होती, जो सजा है वो नहीं होगी। पाकिस्तान में अमीर के लिए कानून और है, गरीब के लिए कानून और है, लेकिन दुआ यही है कि ये जो इंसाफ का निज़ाम है वो तब्दील हो और अमीर और गरीब के लिए इंसाफ का एक सा निज़ाम हो। दुआ है हमारी, और देखते हैं दुआ कब कबूल होती है। मुझे सना कहवान को इजाज़त दीजिए। मुर्तज़ा डार साहब आपका बहुत शुक्रिया, तारिक मतीन साहब, सुहेल भट्टी साहब, फैसल शकील साहब, आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।